आज के क्लास में हम देखेंगे गवर्नर को। गवर्नर यानी कि राज्यपाल। गवर्नर क्या है? जैसा कि आपको पहले मैंने बताया है प्रेसिडेंट के क्लास में कि राष्ट्रपति जो हैं वह हेड ऑफ द नेशन है, यानी कि जो हमारा राष्ट्र है, भारत है, भारत के मालिक कौन है? हमारे राष्ट्रपति। उसी प्रकार जो गवर्नर होते हैं, तो गवर्नर जो हैं इंडिया में 28 स्टेट हैं, तो स्टेट के अलग अलग गवर्नर हैं। हर एक स्टेट के अलग अलग गवर्नर हैं। ओके, तो उस स्टेट के मालिक कौन होंगे? गवर्नर। राज्यपाल मालिक होंगे उस राज्य के। ठीक है, ओके। जैसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है किनको? प्रेसिडेंट को, यानी कि प्रथम नागरिक भारत का किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को। उसी प्रकार प्रथम नागरिक किसी राज्य का किसको कहा जाएगा? राज्यपाल को। ठीक है, ये हमारे गवर्नर है। ठीक है, नमस्कार। आज के क्लास में हम गवर्नर देखेंगे। ये जो गवर्नर होंगे तो इनका प्री प्लेसमेंट अप्रोच से हम क्लास देखेंगे। प्री यानी कि जिस प्रकार से कोई एग्जाम आप देते हैं उसमें जो वनडे एग्जाम हो गया, तो जीएस के पेपर से पॉलिटी के सेगमेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उन सब चीजों को प्री के सेक्शन में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, प्लस मेंस का अप्रोच रहेगा, यानी कि गवर्नर से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, उसका 250 वर्ड्स में मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किया रहेगा। ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको दूंगा। ठीक है, आपको समझाऊंगा और आपको समझना है। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन आते हैं, जो भी आप एग्जाम दे रहे होंगे उस एग्जामों में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, है ना, पिछले सालों के, उनको स्टडी किया गया है। उनमें क्या क्या कंसेप्ट का इंक्लूड है उसको ऑब्जर्व करने के बाद विद द हेल्प ऑफ लक्ष्मीकांत बुक, ठीक है, मैं सारे कंसेप्ट इस क्लास में इंटीग्रेट करने का कोशिश किया हूं। ये क्लास समान रूप से यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जितने भी हमारे वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, लेखपाल हो गया, सीजीएल हो गया, ठीक है, एपीयू हो गया, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं जिसमें जीएस के पॉलिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये गवर्नर के कंसेप्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नर, ये जो गवर्नर होते हैं, है ना, तो ये गवर्नर सबसे पहले पूछेगा क्वेश्चन में कि ये गवर्नर किस आर्टिकल से एसोसिएटेड है। ओके, यानी कि इनमें जितने भी आर्टिकल्स हैं, है ना, उन सारे आर्टिकल्स को हम लोग देखेंगे। ओके, जनरली क्या है कि आर्टिकल 153 से, ठीक है, हम देखते हैं 167 तक। ओके, इस तरीके से सारे आर्टिकल हैं, लेकिन कौन कौन आर्टिकल कहाँ से इसमें देखेंगे, आर्टिकल 200 भी है, आर्टिकल 201 भी है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स को भी हम देखेंगे। ओके, ये किस पार्ट में मेंशन है, संविधान के किस भाग में इसका मेंशन किया गया है, इसको रखा गया है। तो आपको पता है कि ये जो गवर्नर हैं ये स्टेट से रिलेटेड हैं, यानी कि वो भाग जो स्टेट से रिलेटेड हो, राज्य से संबंधित हो, तो वो पार्ट कौन है, वो भाग कौन सा है? वो भाग 6 है। क्यों? भाग 5 किससे है? भाग 5 है वो यूनियन से। ठीक है, भाग 4 किस लिए है? भाग 4 है आपका डीपीएसपी से। भाग 4 ए किस लिए है? वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज से है। ठीक है, भाग पार्ट 3 हमारा किससे है? वो हमारा फंडामेंटल राइट से है। पार्ट 2 किससे है? वो हमारे सिटीजन से है। पार्ट 1 किससे है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से। ठीक है, तो यानी कि जो छठवां भाग है, ठीक है, तो छठवां भाग में इसको मेंशन किया गया है। ओके, वेरी गुड। ये गवर्नर हमारे हैं तो होते क्या हैं? ये गवर्नर जो हैं ये हमारा कार्यपालिका के, है ना, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि जो भी राज्य है उस राज्य का जो हेड है वो हमारा कौन होता है? राज्यपाल। और यहीं पर लिख देगा हेड हेड ऑफ द नेशन
ऑफ द नेशन, तो हमारे कौन हो जाएंगे? प्रेसिडेंट। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी प्रकार आप ये समझिएगा, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर हमारे हो गए। ओके, वेरी गुड। चलिए, इसमें आप ये देखेंगे कि जो गवर्नर होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कितनी बार हो सकता है। तो आप ये समझिए कि इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ये अपॉइंटमेंट किनके द्वारा होता है? अपॉइंटमेंट होता है बाय प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट महोदय हैं। ठीक है, ये इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट तो करते हैं, लेकिन जो शपथ लेते हैं ये, ठीक है, आर्टिकल 159 में जो शपथ लेते हैं वो किसके समक्ष लेते हैं? इनका ओथ दिलाते हैं बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अभी एक एक करके सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी जस्ट आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं इनके बारे में। ओके, ठीक। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ये क्या एक ही बार होता है? नहीं, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कई बार हो सकता है, कैन बी अपॉइंटेड मल्टीपल टाइम। ओके, मल्टीपल टाइम, यानी कि एक जो राज्यपाल बने हैं, गवर्नर बने हैं, तो मान लीजिए किसी स्टेट में रहे हैं, है ना, फिर उसके बाद उनको हटा के फिर दूसरे स्टेट में रख दिया जाएगा। ओके, फिर उनको हटा के तीसरे स्टेट में कर दिया जाएगा, यानी कि इनको मल्टीपल टाइम में क्या है कि इनका ओथ, इनका अपॉइंटमेंट हो सकता है। ठीक है, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह है जनरली कि जो इनका विवेकाधीन है, यानी कि जो इनका डिस्क्रिशनरी पावर है अब गवर्नर का, वो अधिक होता है किससे? हमारे प्रेसिडेंट के पावर से। यानी यदि किसी चीज पे निर्णय लेना हो और सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर को ही निर्णय लेना हो, तो उस निर्णय लेने के मामले में राज्यपाल को अधिक शक्तियां मिली हुई हैं। ठीक है, तुलनात्मक किसके? राष्ट्रपति के। ठीक है, अभी बस आप ओवरव्यू लेते रहिए, आपको अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगे। यानी कि जो डिस्क्रिशनरी पावर जो है, पावर ऑफ गवर्नर, ये हम क्या है? ए ग्रेटर देन किससे? डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके, ये हमारा ग्रेटर देन है ना। ओके, इसमें जो 21 आर्टिकल में मेंशन है, ये हमारा आर्टिकल 163 में मेंशन है, और इनका आर्टिकल किस में है? प्रेसिडेंट का जो विवेकाधीन है वो उनका आर्टिकल है आर्टिकल 74 में। ओके, ठीक, इसमें समझ गए आप? सिंपल, यानी कि जो गवर्नर हमारे हैं वो उनके आर्टिकल्स हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं। ये पार्ट 6 में मेंशन है, ये हमारे स्टेट के हेड होते हैं, ये पॉइंट इनका प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन इनका जो शपथ समारोह होता है वो हमारे हाई कोर्ट के, उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस होंगे वो कराएंगे। यदि मान लीजिए कि चीफ जस्टिस नहीं रहे इन केस, तो वहां के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो उनका ओथ दिलाएंगे, शपथ समारोह संपन्न कराएंगे। इनका अपॉइंटमेंट कई बार हो सकता है, बिल्कुल सही। एक और समझिएगा कि जो विवेकाधीन है चीजें, वो गवर्नर का अधिक रहता है कंपेयर टू द प्रेसिडेंट। ओके, ठीक, अब हम देखेंगे एक एक आर्टिकल को। ओके, आइए देखिए, हमारा है आर्टिकल 153। ओके, इसका एक समझाने का ट्रिक है। आपको पता है आर्टिकल 52 क्या है? आर्टिकल 52 में है कि प्रेसिडेंट का
ओके, एक प्रेसिडेंट होंगे। इसमें आप क्या कीजिए कि +101 101 जोड़ दीजिए तो ये आपका 153 हो जाएगा। ठीक है, तो जो 153 यानी कि यहाँ है, इसको मैं समझा रहा हूं। देखिए, आर्टिकल 153 में बोलता है कि गवर्नर ऑफ स्टेट्स, ओके, यानी राज्यों के राज्यपाल। ये गवर्नर ऑफ स्टेट हिंदी में क्या होगा? राज्यों के राज्यपाल। तो इनका जो गवर्नर्स हैं, ये आर्टिकल 153 में है। तो क्या होगा? इस गवर्नर ऑफ स्टेट मतलब कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, यानी कि हर राज्य के लिए एक हमारे गवर्नर होंगे। ओके, ठीक। लेकिन आप देखते हैं कि जो गवर्नर हैं वो कभी कभी दो दो राज्यों को भी लेके चलते हैं। उसको वो सब सारी चीजें 153 में मेंशन है। तो देखिए, जब तक हमारा आर्टिकल 153 ये है, इसमें ये है पहला कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ठीक है, यानी कि ईच स्टेट आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, हर राज्य के लिए एक हमारे गवर्नर जरूरी है। ये जब संविधान हमारा बना, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी संविधान सभा बना रही थी और जब गवर्नर का मुद्दा उठा और जब गवर्नर पे बहस हो रही थी, तो इन्होंने, देखिए, गवर्नर की नियुक्ति के लिए हमारे, आप देखेंगे, सी राज गोपालचारी, ठीक है, ये चाह रहे थे, दो पक्ष बहस हो रही थी, है ना। उसमें एक पक्ष में हम देखेंगे सी राजगोपालचारी थे, ठीक है, और भी दूसरे लीडर्स थे। तो वो संविधान सभा में कहे कि जो गवर्नर हैं उनका इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, वो इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे और वो गवर्नर बनेंगे। वहीं दूसरा पक्ष है, उसमें उसको लीड कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये लोग कहे कि नहीं नहीं, गवर्नर का इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि गवर्नर को प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे। तब दूसरा पक्ष पूछा, ठीक है, कि ऐसा क्यों, अपॉइंट क्यों करेंगे, उसके तर्क दीजिए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोले कि ऐसा है कि ये जो हम इंडिया स्वतंत्र हुआ है, ये हमारे यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि एक देश है, और एक देश को इंटीग्रेट, एकीकृत करने के लिए प्रेसिडेंट वो हमारे देश के हेड ऑफ द नेशन है। तो उन्हीं के जरिए, उनके द्वारा अपॉइंट किया हुआ एक व्यक्ति हर राज्य का मालिक बनेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनको कमांड करेगी और स्टेट को, फेडरलिज्म के तहत स्टेट को भी अपना चीजें रहेगा, वो चलेगा। ठीक है, यानी कि स्टेट अपना मनमानी न कर सके, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हर जगह समान रूप से लागू रहे। इस बहस चली। तो जब बहस चली तो इसी बात पे डन हुआ कि ठीक है, गवर्नर होने चाहिए, उनका इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि अपॉइंटेड होंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये चीजें। तो उसमें आर्टिकल 153 में मेंशन किया गया कि जो हमारे गवर्नर्स होंगे हर स्टेट के, ठीक है, वो हर स्टेट के एक गवर्नर होंगे। जैसे मान लीजिए अभी 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट में आर्टिकल 153 बोलता है कि हर 28 स्टेट में, यानी कि 28 गवर्नर होने चाहिए। लेकिन अभी आप देखेंगे कि 28 गवर्नर नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या होता है कि कुछ हमारे जो गवर्नर हैं वो दो दो स्टेट, तीन तीन स्टेट को लेके चलते हैं। ओके, अब आप पूछेंगे कि सर, आर्टिकल 153 में बोला गया है कि एक स्टेट के लिए, देखिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें एक एक जो वर्ड है उसका एक इम्पोर्टेंस होता है, और उस वर्ड को आपको समझना पड़ेगा, स्पेशली फॉर द यूपीएससी एंड यूपीपीएससी एग्जामिनेशन, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन।
तो आपने कहा कि सर ईच स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि एक गवर्नर होने चाहिए, ठीक है, ओके, और एक ही गवर्नर होने चाहिए, यानी दूसरे के लिए अलग, ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके आगे देखिए, इसमें क्या हुआ कि जब फिर हम हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारा एक्चुअली रिपब्लिक डे मनाने लगे 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हो गया, तो 1956 में कुछ बातें समझ में निकल के आई और हमने संविधान में सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, हम संविधान को संशोधित किए और संविधान को संशोधन किए 1956 में, और वो हमारा सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। इसने क्या किया, अलाउ किया, इस इस संशोधन से सरकार ने अलाउ किया कि एक हमारा पर्सन, कोई भी वन पर्सन, ठीक है, वन पर्सन, समझिएगा, वन पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। समझ में आ गया? देखिए, यानी कि आर्टिकल 153 में पहले क्या था कि सिर्फ एक स्टेट के लिए एक हमारे गवर्नर होंगे, लेकिन सेवेंथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1956, उसमें ये कहा गया कि जो हम एक ही आदमी हमारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। समझ में आ गया? अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए, बिल्कुल एग्जाम्पल दूंगा। जो अभी आपके सीपी राधाकृष्णन है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो सीपी राधाकृष्णन साहब जो थे वो हमारे गवर्नर थे, कहाँ के? आपको पता है, झारखंड के गवर्नर थे, बिल्कुल सही। ये झारखंड में रह के, ये झारखंड के तो गवर्नर थे, लेकिन साथ ही साथ इनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया था। कहाँ का? तेलंगाना का, ठीक है, एक और राज्य हो गया, और एक यूटी हमारा कौन? पंडिचेरी, ठीक है। आप समझ जाइए, यानी कि सीपी राधाकृष्णन जो साहब थे वो हमारे राज्यपाल झारखंड थे, झारखंड के ही थे, लेकिन उनको तेलंगाना का भी राज्यपाल बनाया गया था और पुडुचेरी का भी। समझ में आ गया आपको? ओके। तो इसलिए ये यहाँ पे कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, सेवंथ शेड्यूल वाला, अरे सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको भी नोट डाउन कीजिए। ओके, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आर्टिकल आर्टिकल 154। ओके, 154 में क्या, सीक्वेंस से पूरा चल रहा हूं मैं आपको ना, ठीक है। आर्टिकल 154 में ये है कि जो हमारे गवर्नर आए हैं उनके पास कौन कौन सी शक्तियां होनी चाहिए, यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या क्या है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो आर्टिकल 154 में मेंशन है, इसमें क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट जो है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट आप इसको फॉर गवर्नर बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी एजुकेटिव एक्शन स्टेट सरकार लेती है, राज्य सरकार लेती हैं, वो सब के सब हमारे गवर्नर के नाम पे लिया जाता है। ओके, यानी आप ये समझिए क्या है कि जो भी ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर
formally taken in the governor name। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि ये जो गवर्नर हैं, इन्हीं के नाम पे सारे जो कार्यपालिका होती है, कार्य होता है, कार्यकारी कार्य जो भी होते हैं, उस सब हमारे गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार है ना? तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है कि न्यू एक्सप्रेसवे बनाना है उसको, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, गंगा एक्सप्रेसवे हो गया, ठीक है, आगरा एक्सप्रेसवे हो गया, ये सब एक्सप्रेसवे है ना? तो मान लीजिए इनको नया एक्सप्रेसवे बनाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगा। ठीक है, इतना बजट अलॉट किया जाएगा, कौन बनाएगा उसको दिया जाएगा, यूपीएडा को, सबको मेंशन है चीजें। तो जो डॉक्यूमेंट, समझ में आ रहा है, जो डॉक्यूमेंट पे गवर्नमेंट साइन करेगी, है ना, तो उसके नीचे लिखा रहेगा बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नर। यानी कि सब कुछ सरकार कर रही है, सब कुछ हमारी योगी गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, लेकिन किसके नाम पे? बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नर, यानी कि जो हमारे उपराज्यपाल हैं उनके नाम पे होगा। जैसे हमारी आनंदी पटेल महोदया हैं, ये हमारे उपराज्यपाल हैं, ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे वो लिखा जाएगा। तो वो हमारा किस पे है? आर्टिकल 154 में। ठीक है, ये आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है, इसको आप ना किसी बुक में आप देख के आप याद कर सकते हैं, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको समझने में अपने तरीके से हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए मैं आपको इसमें विद एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज समझिए, ये आर्टिकल 154 समझ गए आप? वेरी गुड। अब देखिए, हम बात करेंगे आर्टिकल 155। आर्टिकल 155, ठीक है। आर्टिकल 155 क्या है? इसमें है अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, यानी कि गवर्नर की, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी? आपने 153 में देखा कि हमारे हर राज्य के लिए एक हमारे गवर्नर होंगे। उसमें 7th अमेंडमेंट आया, उसमें देखेंगे कि नहीं भाई, एक राज्यपाल जो है कई राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। उसके बाद 154 में देखा कि उनके पास जो एग्जीक्यूटिव पावर है। अब आप देखेंगे 155 में क्या है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। अब जो अपॉइंटमेंट राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, ये हमारा अपॉइंटमेंट कौन करता है? आपको पता है, बाय प्रेसिडेंट। बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। ओके, प्रेसिडेंट तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? बाय करते हैं, किससे? वारंट। वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का पैड होगा, है ना, पत्र जो होता है, लेटर, ठीक है, लेटर पैड, उस पे वो अपॉइंटमेंट का सारे अपॉइंटमेंट का लेटर बनता है, उस पे लिखा जाता है कि इनको अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट महोदय चाहे महोदय वो अपना साइन करते हैं और प्रेसिडेंट का मुहर लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रेसिडेंट इस तरह करते हैं, तो इस तरीके से इनका गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है। ठीक, एक चीज याद रखिएगा कि जैसा कि आपको हम बताए कि जो संविधान सभा में जो डिबेट चल रहा था, तो उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि इनका इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि नहीं, इनका इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो यदि कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दे, ठीक है, कि क्या इनका डायरेक्ट
या इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है क्या? नहीं। ओके, इनका सिर्फ अपॉइंटमेंट होता है। ओके, और जो भी हमारे जनरली क्या होता है कि जो हमारे रिटायर्ड राजनेता हैं, ठीक है, या तो उनको बनाया जाता है या तो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, पीसीएस जो सीनियर मोस्ट होते हैं, उनको ये बना दिया जाता है। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे आर्टिकल 156, आर्टिकल 156 यह है क्या? आर्टिकल 156 है, इसमें क्या है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, कि ठीक है भाई, हम देख लिए। देखिए, आप देखेंगे ना, जो भी आर्टिकल्स जिस तरीके से मेंशन है, आप सोचिए कि जो संविधान सभा में लोग डिबेट कर रहे होंगे, तो किस तरीके से डिबेट कर रहे हैं और बहुत सीक्वेंस वाइज उनको आर्टिकल के माध्यम से अरेंज किया जा रहा है उनको, है ना। एक एक डिबेट हो रही होगी, फिर उसके बाद यानी कि पहले हमारे गवर्नर हैं, जैसे मान लीजिए गवर्नर हैं, फिर गवर्नर के पास कितनी शक्तियां होंगी, फिर शक्तियां तो हो जाएंगी, ठीक है, अच्छी बात है। इनका नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति हो गया, चलो ठीक है भाई, अब उन कितने साल के रहेंगे, ये सब चीजें देख रहे हैं, सब कुछ मेंशन है। इसलिए आर्टिकल के यदि आपको पॉलिटी पढ़ना है तो विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल जस्ट गो थ्रू इट। ओके, आप आर्टिकल के माध्यम से ही पढ़िए। अब 156 में क्या है कि टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी कि कितने साल तक गवर्नर हमारे बने रहेंगे और कैसे बने रहेंगे। तो देखिए, इस टर्म में हम देखेंगे कि एक हमारा आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल 156(1) है ना। 1 में क्या है कि जो हमारे गवर्नर हैं, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, खत्म। यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहें तब तक ये हमारे बन सकते हैं, ये बने रह सकते हैं हमारे गवर्नर। एक चीज याद रखिएगा कि जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, इसमें दो चीजें होती हैं। यदि प्रेसिडेंट आपको हटा दिए, ठीक है, तो आप उसको कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते कि इन्होंने मुझे हटा दिया, किस बेस पे हटाया, नहीं, आप चैलेंज कर ही नहीं सकते। जहां भी लिखा रहेगा प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, तो वहां पे आप उस चीज को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ओके, दूसरी बात, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं, यही लोग सुझाव देते हैं और मेनली यही लोग चाहते हैं कि ये कब तक रहेंगे गवर्नर या नहीं। तो ये सुझाव देते हैं प्रेसिडेंट को, बस प्रेसिडेंट उनको रखते हैं या नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ जाइएगा। ओके, तो आर्टिकल 56(1) में जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे, यानी कि जब तक भारत सरकार चाहेगी, तब तक ये हमारे बने रहेंगे गवर्नर। ठीक है, वेरी गुड। 156(2) में क्या है आर्टिकल, है ना, ये भी हमारा आर्टिकल। इसमें ये है 2 में कि यदि गवर्नर जो है, यदि रिजाइन दे दें, ठीक है, तो उनका टर्म खत्म हो जाएगा। ओके, यानी कि आप सिंपल गवर्नर में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, यानी रेजिग्नेशन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। समझ में आ गया आपको? यानी कि वो हमारे रिजाइन देंगे, लेकिन रिजाइन किसको देंगे? राज्यपाल रिजाइन किसको देंगे? जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको देंगे? नहीं। मुख्यमंत्री को देंगे? नहीं। पीएम को देंगे? नहीं। तो किसको देंगे?
होम मिनिस्टर को नहीं, तो किसको देंगे? अरे भैया उनको प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट ही उनके अपॉइंट किए हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को ही जाएंगे। जैसे हाईकोर्ट के जज होते हैं, किसको रिजिग्नेशन देंगे? प्रेसिडेंट को। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट किए हैं। समझ में आ गया आपको? ओके, बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे सर जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ये रहेंगे, रिजाइन दे के हट सकते हैं, वो भी आप बता दिए, लेकिन एग्जैक्ट डाटा बताइए कि हाँ ठीक है, मान लेते हैं कितने साल तक जनरली बनाया जाता है, ठीक है, ओके। तो मान लीजिए आर्टिकल जो है, आर्टिकल 156 3 में मेंशन है, क्या 3 में मेंशन ये है 5 इयर्स, 5 इयर्स, यानी कि 5 साल तक के लिए जब इनका अपॉइंटमेंट होता है, तो जिस दिन ऑफिस संभालना शुरू करते हैं, एंट्री करते हैं, उसी दिन से 5 साल तक ये बने रहेंगे, ठीक है, 5 ईयर टर्म। कब से? फ्रॉम द डेट दे इंटर ऑफिस, यानी कि अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट क्या किए, लेटर बनाए और प्रेसिडेंट लेटर में लिख दिए कि इनका प्रेसिडेंट, इनका गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है, तो उस दिन से नहीं गिना जाएगा, नहीं। जब आनंदीबेन जिस दिन आके राजभवन में अपने ऑफिस में एंट्री की, वहां पे फॉर्मेलिटी होती है, साइन करना पड़ता है, यानी कि जब जिस दिन साइन कर दी, वो एक्सेप्ट कर ली, वो वहां से उनका 5 साल तक वो रह पाएंगे। ओके, समझ में आ गया? तो ये जो मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ देगा कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर का टर्म रहता है, किस आर्टिकल में मेंशन है, किस, अच्छा बताइए, आप रिजिग्नेशन देना है तो किसको रिजिग्नेशन देंगे वो, ठीक है। अच्छा 5 साल का है तो किसमें, तो ये जो सारे ऑब्जेक्टिव के जो जिस्ट है ना, जो भी सार है ना, कंक्लूजन, वो सब आपको एक जगह में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा टर्म हो गया कि ठीक है, कि कितने साल के लिए हमारे रह सकते हैं, किन किन कंडीशन में। ओके, अब देखेंगे आर्टिकल आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 में है कि संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 157 में क्वालिफिकेशन रखा, ठीक है, क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है ना, फॉर द अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, फॉर द अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। ओके, राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और वो क्वालिफिकेशन किसमें है, आर्टिकल 157 में मेंशन है। यानी कि आप समझिए कि कौन बन सकता है, हु कैन बिकम गवर्नर, सिंपल क्वालिफिकेशन मतलब हु कैन बिकम गवर्नर, ठीक है, ओके। हु कैन बिकम गवर्नर, तो इसमें 2 कंडीशन है, बस 2 नियम है, पूरा कीजिए, काम खत्म। पहला नियम क्या है? पहला है मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से आप सिटीजन बन सकते हैं। सिटीजन बनने के लिए 5 तरीके हैं, एक तो हमारा बर्थ से, एक हमारा रजिस्ट्रेशन से, ठीक है, एक हमारा एक्विजिशन से, एक हमारा नेचुरलाइजेशन से, और एक हमारे डिसेंट, यानी कि जो आपके वंशज है उनके माध्यम से आप बन सकते हैं। एक तो हमारा ये है। दूसरा दूसरा कंडीशन है कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 इयर्स, ठीक है, यानी कम से कम 35 साल के वो होने ही चाहिए, ठीक है। आप समझिए कि लोग यहाँ 40 साल तक तैयारी करते हैं, ठीक है, यूपीसीएस बनने के लिए अधिकारी, और यहाँ पे राज्यपाल लोग 35 साल के जैसे हुए और कंप्लीट किए 35 साल, 36वां उनका शुरू हुआ, तो वो गवर्नर बन जाएंगे। ये जो एज का फैक्टर है, आप समझिए, पंचायत में देखेंगे जो प्रधान होते हैं,
इनके लिए कितना है? 21 साल। लोकसभा, इसके लिए कितना है? 25 साल। राज्यसभा, इनके लिए कितना है? ठीक है, 30 साल। ठीक है, और वहीं प्रेसिडेंट के लिए, अरे सॉरी, ये गवर्नर के लिए, गवर्नर के लिए कितना है हमारा? 35 साल। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? ठीक, तो ये चीजें आपकी हैं। अब इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है मेरा? ओके, तो आप इस तरीके से इनको डेट और कितना है आप याद रखिएगा। बस दो ही कंडीशन इसमें है और कुछ नहीं है, बस दो चीज, एक तो भारत का नागरिक होनी चाहिए और 35 साल कंप्लीट होना चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि सर अनपढ़ व्यक्ति बन सकते हैं क्या राज्यपाल? बिल्कुल बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मेंशन नहीं है नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। क्यों सर, ऐसा क्यों? आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई, जब संविधान सभा बनी, जब संविधान सभा में बहस चल रहा था इस चीज को लेके, तो उस समय 1946 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, उस समय हमारी इंडिया की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट बहुत कम थी। तो जब साक्षरता दर बहुत कम थी, तो मान लीजिए कि वहीं पे एजुकेशन की क्वालिफिकेशन मेंशन कर दिए होते में, तो प्रेसिडेंट हमारे अच्छे लोग भी नहीं बन पाए होते। समझ में आया? तो इसलिए एज, अरे सॉरी, क्वालिफिकेशन इसमें नहीं रखी गई है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब देखिए, हम देखेंगे आर्टिकल 158। आर्टिकल 158, 158। 158 में क्या है? 158 में है कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, यानी कि शर्तें हैं। गवर्नर किसको बनना था, कौन बनेगा, वो तो 157 में आप देख लिए। ठीक है, अब गवर्नर बनने के लिए कौन कौन से नियम इनको फॉलो करने पड़ेंगे, वो सब हमारा 158 में बताया गया है। ठीक है, यानी कंडीशन ऑफ गवर्नर गवर्नर्स ऑफिस, यानी कंडीशन क्या होनी चाहिए, यानी कि शर्तें क्या होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि द रूल्स दे मस्ट फॉलो, यानी कि जो गवर्नर बनेगा, है ना, उसको कौन कौन से शर्तें माननी पड़ेंगी, कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए। तो ये जो कंडीशन है वो हमारे 4 कंडीशन है। कितने कंडीशन है? 4 कंडीशन है। ठीक है, अब आराम से समझिए ये कंडीशन कौन, और ये देखिए एक्चुअली क्या है कि आप बस ये मत समझिए कि बस आपको पॉइंट बता रहा हूँ। ये जो जो पॉइंट बता रहा हूँ सारे के सारे जो है ना पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वहां वो पूछे गए हैं। सारी की सारी चीजें रिलेवेंट हैं। इररिलेवेंट चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ये जो मेरे कंटेंट है ये समझिए कि बस इसी को आप पढ़िए, आसानी से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है भैया? कंडीशन ये है कि नो मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर, है ना, यानी नो मेंबरशिप नो मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी विधायिका की सदस्यता नहीं चाहिए। जैसे एमपी हैं, एमपी चाहे लोकसभा के, राज्यसभा के, चाहे एमएलए हैं, है ना, विधायक हैं, चाहे एमएलसी हैं, यदि आप ये सब चीजें हैं, एमपी एमएलए ये सब, तो आप गवर्नर नहीं बन सकते। तो आप कहेंगे सर हम तो देखे हैं कि कई एमपी बने हैं, एमएलए भी बने हैं, लेकिन उस केस में उनका अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन जैसे ही अपॉइंटमेंट होता है उनको अपनी सीटें छोड़नी पड़ती हैं, यानी कि तब वो विधायक नहीं रहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि जब तक अपॉइंटमेंट हुआ है, जब तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है तब तक तो एमएलए चाहे एमपी चाहे हैं, लेकिन जैसे ही अपॉइंटमेंट होने के बाद ऑफिस ज्वाइन किए तो वो एमपी एमएलए नहीं रहेंगे, बल्कि वो सीटें खाली कर दी जाती हैं। समझ में आ गया? ओके।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे नो क्या एमएलए, एमएलसी, एमपी, ठीक है, ये सब आप समझ जाइएगा। दूसरा है सेल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि उनके पास लाभ का पद नहीं होने चाहिए। ठीक है, सेल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना, वो किसी पे नहीं रहना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट जॉब में ना हो वो, पहली बात। दूसरा, यानी सरकार से पैसा न ले रहे हो गवर्नमेंट जॉब का। दूसरा, किसी प्राइवेट सेक्टर के कोई प्राइवेट कंपनी है उसके उसमें भी उससे भी उनको पैसा वैसा न आ रहा हो। ठीक है, यानी कि लाभ के पद पे ये नहीं हो। ठीक है, ओके। तीसरा क्या कंडीशन है? तीसरा कंडीशन है तीसरा कंडीशन है कि प्रिविलेज एंड जो भी सैलरी इनको मिलती है, जैसे प्रिविलेज हो गया एंड इमोल्यूमेंट्स हो गए, विशेषाधिकार और उपलब्धियां, ये क्या है आप समझिए। प्रिविलेज, प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स, है ना, ये यानी कि प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार और हमारा इमोल्यूमेंट मतलब उपलब्धियां। देखिए, विशेषाधिकार ये है ना इनका, जब ये गवर्नर अब बन जाएंगे तो कंडीशन ये होगी इनकी कि इनको जो राजभवन मिलता है वो उसका रेंट उस नहीं लगता है, वो फ्री में मिलता है। जैसे मान लीजिए आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको जो आवास मिलता है उसका रेंट आपको देना पड़ता है। लेकिन आप यदि राज्यपाल बन गए हैं, ठीक है, तो आपको उसका रेंट नहीं देना है। जो आवास राजभवन मिलेगा, आनंदीबेन पटेल अभी जिस राजभवन में रह रही हैं उसका वो कोई भी चार्ज नहीं देती हैं, रेंट चार्ज नहीं देती हैं। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा है यानी कि रेंट फ्री, रेंट फ्री रेजिडेंस, वेरी गुड। उसके बाद देखिए, इसके बाद इनकी जो सैलरी आती है, सैलरी एंड अलाउंसेस, अलाउंसेस कैन नॉट बी, ठीक है, डिमिनाइज्ड, डिमिनिस्ड, है ना, मिनिमाइज हो सकता है या डिमिनिस्ड हो सकता है। ठीक है, तो यानी कैन नॉट बी मतलब ये है कि इनकी जो सैलरी मिल रही है, मान लीजिए कि 3.5 लाख सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो इनकी सैलरी कम आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका सैलरी जो है वो हमारा कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से सैलरी इनकी मिलती है। इमरजेंसी मान लीजिए कि लग गई, है ना, सरकार के पास फंड नहीं है, तो सरकार जो है सरकारी कर्मचारियों का तो कम कर सकती है सैलरी, है ना, लेकिन इनके केस में कम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये इनको प्रिविलेज मिला है कि सैलरी में भी इनकी कटौती नहीं होगी। ओके, उसके बाद एक और है कंडीशन, कंडीशन ये है कि इनको ड्यूल चार्ज मिल सकता है, ड्यूल चार्ज, यानी कि दो राज्यों के राज्यपाल इनको बनाया जा सकता है। और एक ही आर्टिकल में है, ये आर्टिकल इनका एक 158(3)A में ये चीजें मेंशन है। ओके, ये कंडीशन है। अब दो राज्यों के राज्यपाल इनको बनाया जा सकता है, यानी कैसे आप देखिएगा, यानी जैसे आपको बताया मैं कि सेम पर्सन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, है ना, वो हमारे बनेंगे। यानी आपको समझा दे रहा हूं मैं, ये क्या हो जाएगा ड्यूल चार्ज में, यानी कि जो भी हमारे सेम पर्सन है, सेम पर्सन एज गवर्नर, एज गवर्नर ऑफ 2
और मोर स्टेट्स। ओके, अब आप कहेंगे सर, जब एक राज्यपाल, मान लीजिए कि सीपी राधाकृष्णन है, जब वो झारखंड के थे, झारखंड में गवर्नर थे वो, तो वो तेलंगाना के भी देख रहे थे और पुडुचेरी का भी देख रहे थे, तो सर सैलरी फिर कौन देगा? तो यही यहीं पे ट्विस्ट है। देखिए, जब ये दो राज्यों के राज्यपाल हैं, ये एक राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल है, तो जो सैलरी है ना, वो हमारा डिवाइड हो जाता है। यानी कि इनकी जो सैलरी है, सैलरी इज शेयर्ड शेयर between the state decided by प्रेसिडेंट। समझ में आ गया? यानी कि प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे कि, जैसे मान लीजिए कि अभी आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है, उत्तराखंड के गवर्नर का भी इनको चार्ज मिल गया है। ओके, तो अभी जो 3.5 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार से ले रही हैं, तो प्रेसिडेंट कहेंगे कि ऐसा है कि जो 3.5 लाख रुपया आप ले रही हैं, तो एक काम करते हैं, 2 लाख रुपए आप उत्तर प्रदेश से ले लीजिए और 1.5 लाख रुपए उत्तराखंड आपको देगा। ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट जो डिसाइड करेंगे, तो वो चीजें हमारी हो जाएंगी। समझ में आ गया? ओके। और दूसरा चीज, जैसा कि आपको बताया कि जो हमारी सैलरी होती है, जो सैलरी मिलती है इनको, किनको भैया? सैलरी मिलती मिलती है आपको गवर्नर को, वो कहाँ से मिलती है? तो आपको बताया है कि जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट है, वहां से इनको सैलरी मिलती है, और वो आर्टिकल 202 में मेंशन है। ठीक है, वो आगे आपको बताऊंगा मैं। तो ये था आपका कंडीशन। ठीक है, आगे देखिए। अब हम देखेंगे आर्टिकल 159। आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 में क्या है? ओथ है इनका, है ना? ओथ यानी कि शपथ समारोह, शपथ इनका, ओथ और अफर्मेशन, अफर्मेशन बाय गवर्नर। ठीक है, यानी कि जो गवर्नर बनेंगे, अपॉइंट होंगे, तो वो शपथ लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि जो भी आप प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो उनको शपथ लेना पड़ता है। ठीक है, तो शपथ लेंगे, शपथ कहाँ लेंगे? जाएंगे क्या राष्ट्रपति के पास शपथ लेने? नहीं भाई, जिस राज्य में आप गए हैं, जिनके लिए अपॉइंट किया गया है, वहां पे जाएंगे आप, तो वहां का जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, उनके सामने आपको ओथ लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि किसके सामने? यानी कि बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या बोल सकते हैं कि बाय, ठीक है, चीफ जस्टिस जस्टिस चीफ जस्टिस, ठीक है, ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनको ये शपथ दिलाएंगे। ठीक है, और शपथ दिलाएंगे, शपथ में ये बोलते क्या है? ये कहते हैं कि प्रिजर्व प्रिजर्व प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ठीक है, यानी कि जो राज्यपाल हैं, वो शपथ किसका लेते हैं? वो कहते हैं कि जो हमारे संविधान है और जो हमारे कानून है, उसको मैं संरक्षण दूंगा, उनकी रक्षा करूंगा और उनका बचाव करूंगा मैं। ठीक है, तो ये इसकी ये शपथ लेते हैं। समझ में आ गया? ठीक, अब हम देखेंगे आर्टिकल आर्टिकल 160। शपथ समारोह हो गया,
अब देखेंगे कि 160 में क्या है। इसमें है डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टन कंटिजेंसीज। यानी कि मान लीजिए कोई भी हमारा इमरजेंसी हो गया या आकस्मिकता कुछ चीजें हो गई हैं, तो उसमें हमारे जो गवर्नर हैं, है ना, वो क्या क्या फंक्शन करेंगे उसके बारे में बताया गया है। यानी कि एक बार मैं लिख देता हूं ना, ठीक है, फिर समझाऊंगा इसमें। यानी कि डिस्चार्ज, ठीक है, ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन certain contingencies। कंटिजेंसी मतलब होता है आकस्मिकता, ठीक है, यानी कि अचानक कुछ काम में चीजें हो जाती है ना, तो उसका। तो मान लीजिए अचानक कोई चीजें हो गई हैं, उस केस में हमारा गवर्नर जो है ना, वो क्या क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। यानी कि ऐसी घटना जिसकी उम्मीद न की गई हो, यदि ऐसी चीजें हो जाएंगे, तो उसमें हमारे जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो किस तरीके से अपना फंक्शन करेंगे, अपना कार्य करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि यूपी के जो गवर्नर हैं, आनंदी पटेल जी, आनंद, ठीक है, आनंदीबेन पटेल जी, यदि वो बीमार पड़ गई, ठीक है, तो अचानक बीमार हो गई और लंबे समय तक कार्य करने में असमर्थ है, ठीक है। तो आपको पता है कि संविधान में बीमार के कारण की छुट्टी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो जब स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो क्या होगा, तो जब स्पष्ट उल्लेख नहीं है उसी के लिए आर्टिकल 160 एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और जब एक्टिवेट हो जाएगा तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट आदेश जारी करके, हो सकता है कि उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं उनको यूपी का अतिरिक्त कार्यभार दे दें, ठीक है, या जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनको प्रेसिडेंट साहब कहें कि तब तक आप गवर्नर का काम कीजिए। समझ में आ गया? ओके। यानी कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 160 में ये है कि डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टन कंटीजेंसीज, ठीक है। यानी कि गवर्नर के साथ यदि कुछ घटनाएं, ऐसी आकस्मिक घटनाएं हो गई हैं, तो उनके फंक्शन दूसरे गवर्नर द्वारा या दूसरे के द्वारा कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। मान लीजिए, फिर समझा रहा हूं, मान लीजिए आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के आपके गवर्नर बीमार पड़ गए हैं, ठीक है, बीमार पड़ गए हैं तो अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बीमारी के कारण छुट्टी का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है। तो जब स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है तब हमारा आर्टिकल 160 अपने आप वहां पे जीवित हो जाता है। और 160 में क्या है कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक आदेश जारी करेंगे और कहेंगे कि उससे उत्तर आपके राज्य से सटे हुए जो भी आपके दूसरे राज्य हैं, वहां के जो गवर्नर हैं वो भी आपके राज्य का अतिरिक्त कार्यभार लेके चलाना शुरू कर देंगे, या आपके राज्य के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी गवर्नर का कार्यभार संभाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 160 में इस तरीके से मेंशन है। आई होप आपको समझा दिया मैं अच्छे से, ठीक है। अब आप देखेंगे आर्टिकल आर्टिकल 161, 161, ठीक है। आर्टिकल 161 में क्या है, देखिए, आर्टिकल 161 है, 161, इसमें है क्या, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, ठीक है। यानी पावर ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, ओके। 161, जिस प्रकार से आप देखते हैं आर्टिकल 72 में, 72 में, कि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है क्षमा करने का, ठीक है,
उसी प्रकार हम देखेंगे आर्टिकल 161 में कि जो पावर ऑफ गवर्नर है वो क्या करने का, पार्डन, क्षमा करने का। ओके, ठीक है। ये आप देखेंगे कितने तरीके के पार्डन होते हैं, ठीक है, कितने तरीके की मर्सी होगी, यानी कि इसमें जो होगी फाइव टाइप्स ऑफ मर्सी, ठीक है, यानी कि दया, क्षमादान या जो भी चीजें 5 तरह की मर्सी होती है। कौन कौन सा, आपको प्रेसिडेंट की क्लास में जो हमारे 5 टाइप्स की मर्सी हैं, यानी कि पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्रीव, ये सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैं। फिर वही चीजें यहाँ पे भी हो। कौन कौन सा भी है, एक हमारा पार्डन, पार्डन यानी कि क्षमा करना, ठीक है, क्षमा। दूसरा है हमारा क्या, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन, ओके। तीसरा क्या है, रिमिशन, रिमिशन, ठीक है। चौथा क्या है, रेस्पाइट, ठीक है। और हमारा पांचवा क्या है, रिप्रीव। ये हो गया, ठीक है। पार्डन समझा दे रहा हूं मैं। पार्डन मतलब कि प्योर फ्रीडम, है ना। प्योर फ्रीडम मतलब कि यदि किसी को स्टेट, मान लीजिए स्टेट का कोई लॉ है, उसके तहत किसी को पनिशमेंट मिला है, ठीक है, तो उसके तहत यदि पनिशमेंट मिला है तो स्टेट से, सेंट्रल की बात नहीं हो रही है, स्टेट की बात हो रही है। तो स्टेट लॉ के अंतर्गत यदि किसी को पनिशमेंट मिला है, दंड मिला है, तो उसको ये माफ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यानी पूरी तरीके से माफ कर देंगे, यानी कि प्योर फ्रीडम हो गया वो। ओके, ठीक है। दूसरा देखेंगे कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब ये होता है, देखिए पार्डन का मतलब हिंदी, हिंदी में क्षमा, कम्यूटेशन का मतलब लघुकरण, रिमिशन का मतलब परिहार, रिस्पाइट का मतलब विराम, एंड रिप्रीव का मतलब प्रविलंबन। ओके, इसको ले लीजिएगा। अब देखिए कम्यूटेशन का मतलब होता है, सी है तो चेंज द नेचर, है ना। ये क्या करता है, चेंज द नेचर। चेंज द नेचर का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी को मृत्युदंड मिला है, तो मृत्यु दंड मिला है, उसको गवर्नर कहेंगे कि ऐसा है कि इसका आचरण अच्छा है, इसको मृत्यु दंड देने के बजाय इसको आजीवन कारावास हम देते हैं, तो हमारा कम्यूटेशन हो गया। ओके, ठीक है। फिर हमारा होगा रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है रिड्यूस द ड्यूरेशन। ओके, यानी कि किसी को 2 साल की सजा मिली है, ठीक है, तो उस 2 साल की सजा को हम क्या कर देंगे इसमें, देखिए रिमिशन में 2 साल की किसी को सजा मिली है तो उसको हम 1 साल कर देंगे, ठीक है। कम्यूटेशन में क्या मिला है, मान लीजिए कि डेथ मिला है, डेथ पेनाल्टीज है, तो उसको हम कर देंगे लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। ये हो गया पार्डन, यानी कि फ्री, टोटली फ्री हो गया, ठीक है। और डिस्पाइट का मतलब होता है कि स्पेशल केस में, मान लीजिए कि इस स्पेशल केस में न तो आप समझेंगे ड्यूरेशन चेंज होगा, यानी कि 2 साल से 1 साल इसमें नहीं होगा, ठीक है, और नहीं उसका जो नेचर है वो चेंज होगा। उसमें क्या होता है कि ठीक है स्पेशल केस में थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट लेडी, तो प्रेग्नेंट लेडी है, तो जब तक वो बच्चे का डिलीवरी नहीं देती वो, ठीक है, और जब तक बच्चा उनका बड़ा नहीं होता तब तक उनको कुछ छूट दी जाती है कि चलिए इस समय के लिए आपको थोड़ा सी आजादी है, लेकिन फिर से आपको उस काम में डाल दिया जाएगा, ठीक है। ये रिस्पीट है। अब फिर हमारे रिप्रीव का बात है। रिप्रीव में ये होता है कि मान लीजिए कि किसी को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, मृत्यु दंड मिला हुआ है, ओके। अब चक्कर है कि अब 1 महीने के अंदर, है ना, उनको फांसी पे लटका दिया जाएगा। अब टाइम कम है, लेकिन वो जिसको फांसी दी जाएगी वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये क्या करें कि फिर से हमारी दलील को अच्छे से सुने, एक बार मौका दें, तो रिक्वेस्ट करेगा गवर्नर से, तो गवर्नर उसके बारे में जांच पड़ताल करवाएंगे या फिर उनको अच्छा लगेगा तो कहेंगे ऐसा है, ठीक है,
इनकी जो डेथ सेंटेंस मिली है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, खासकर हाई कोर्ट के द्वारा, इसको हम रोक लगाते हैं। अभी इसको थोड़ा टाल दीजिए, पोस्टपोन कीजिए, ठीक है। टेम्पररी स्टे लगा दीजिए और ये अपना दलील रख देंगे, ठीक है। यानी कि टेम्पररी स्टे, ठीक है। यानी कि जो इनको क्षमादान करने का जो अधिकार मिला है वो 5 टाइप के मर्सी है ना। वो पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पेक्ट और रिप्रीव, ये सब चीज आपको मैंने बता दिया है। ओके, ये चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा कि ये जो गवर्नर जो है, राज्यपाल जो क्षमादान दे रहे हैं, ये अपने से दे रहे हैं क्या? नहीं, ये अपने से नहीं देते हैं, बल्कि कौन कहता है? जिस प्रकार पीएम जो कहेंगे प्रेसिडेंट करेंगे, उसी प्रकार ऑन एट एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट सुझाव देगी, उसी प्रकार से गवर्नर को काम करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, जैसा कि आपको पहले बताया कि ऑन स्टेट लॉ ओनली, स्टेट लॉ ओनली, ठीक है। यानी कि सेंट्रल का लॉ के लिए ये गवर्नर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सेंट्रल के लॉ के लिए हमारे प्रेसिडेंट ही एलिजिबल हैं, लेकिन स्टेट लॉ के लिए हमारे गवर्नर भी एलिजिबल हो जाते हैं। समझ में आ गया? ओके, ठीक। अब देखिए, आगे देखेंगे आर्टिकल आर्टिकल 162। आर्टिकल 162 क्या है? ओके, आर्टिकल 162 ये है कि राज्य की जो कार्यपालिका है, तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया गया है। मतलब उन सभी विषयों पर जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, ठीक है, उन सबों पे अपना ये कानून बनाए। यानी कुछ नहीं है, सिंपल है, एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको। यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसमें किया गया है। समझ में आ गया? यानी कि जो भी स्टेट लिस्ट में आते हैं, उस पे हमारा जो स्टेट है, हमारा सरकार जो है, वो कानून बना सकती है और गवर्नर उस पर साइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखेंगे आर्टिकल आर्टिकल 163, ठीक है। आपके आर्टिकल 163 ये क्या है? आर्टिकल 163 में है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइस गवर्नर। समझ में आ गया? ओके, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइस गवर्नर। यानी कि आपको कैसे पता, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि उनको पनिशमेंट देना है, ठीक है, या किसी के क्षमादान माफ करना है, तो आपको बताया था कि एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो किस आर्टिकल में मेंशन है? ठीक है, वो हमारा 163 में मेंशन है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कि जो भी हमारे राज्य मंत्री हैं, इंडिपेंडेंट जो मिनिस्टर हैं, स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्टेट के, ठीक है, वो सब मिलके जो सुझाव देंगे उसको गवर्नर को मानना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इसमें आप देखिए कि हमारा आर्टिकल 163(1) में क्या मेंशन है? इसमें मेंशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें यह है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद हेड इनका कौन होंगे? विद सीएम, सीएम हमारे हेड होंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे?
to aid and advise। क्या करेंगे? किसको? गवर्नर को। ठीक है, ओके। एक चीज याद रखिएगा, गवर्नर is not bound to follow advice in matter where constitution require him to act in his discretion। ठीक है, यानी कि अब मान लीजिए, एक तो बात है कि जनरल केसेस में आप ये समझिए कि जो भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, यानी कि जो हमारे मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल जो सुझाव देगी वो तो हमारे गवर्नर को मानना पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी है। ठीक है, लेकिन एक नोट रखिएगा, नोट, हिंट ये है, ट्रैप यही है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर है, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर है, रिक्वायरमेंट है ना? यानी जिस चीजों को आप सही से एलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें यह है कि जो सुझाव देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्रिमंडल सुझाव देगा गवर्नर को, और गवर्नर को लगता है कि नहीं, इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ रिक्वायरमेंट है, यानी कि संवैधानिक स्तर पे इसमें कुछ कमियां हैं या गलती हैं, जो भी चीजें हैं, तो गवर्नर जो है उसको मानने से इनकार कर देंगे। वो सिंपल कहेंगे कि देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल आधार है, इस पे मेरे समझ में ये चीजें नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो इसको मैं नहीं मान सकता। और नहीं तो इसके सिवा और जो भी डिसीजन हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देंगे उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा उनको। लेकिन यदि कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की बात आएगी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आप नहीं मानेंगे, गवर्नर नहीं मानेंगे। और जब गवर्नर नहीं मानेंगे तो क्या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनको क्या चैलेंज कर देंगे क्या? तो इसमें नहीं, गवर्नर का जो ऑर्डर आएगा, जो देंगे डिसीजन, वो फाइनल होगा और उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इनका डिस्क्रिशनरी पावर तब तो है, बिल्कुल है इनका। अब इसी में देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि जो इनका विवेकाधीन का पावर है, तो वो विवेकाधीन का पावर क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर क्या है? देखिए, जो सिलेक्शन ऑफ, जैसे इसमें आप समझा रहा हूं आपको मैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे क्या कि जो, लीजिए समझा रहा हूं सही से फिर आपको, जो आपका डिस्क्रिशनरी जो पावर ऑफ गवर्नर है, पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है, यानी कि राज्यपाल के जो विवेकाधीन है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, है ना? चैलेंज ये कर सकते, नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए पहला, सिलेक्शन ऑफ सीएम, सिलेक्शन ऑफ सीएम, ठीक है, पहला केस। कैसे? इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते ना, ये सब 163 में हमारा आ रहा है। क्या है? जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के पास इलेक्शन होने के बाद किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं आ रही है, ओके, तो जब क्लियर मेजोरिटी नहीं आ रही है, तो उस केस में क्या होगा कि गवर्नर जिनको सुटेबल लगेगा, ठीक है, जिस पार्टी को लगेगा सुटेबल, उस पार्टी के नेता को बोलेंगे कि आप आइए सीएम बनिए और अपना बहुमत आप सिद्ध कीजिए। ठीक है, ऐसा बहुत आप देख चुके हैं, झारखंड में भी ऐसा हुआ है, बहुत स्टेटों में ऐसा आजकल गवर्नर कर रहे हैं। तो वो उनका क्या है कि उनका वो विवेकाधीन है, उनका वो विवेक है, और उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा है कि डिसमिसल ऑफ मिनिस्ट्री, डिसमिसल डिसमिसल ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है, यानी कैसे? मान लीजिए कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, है ना, तो राज्यसभा में, अरे सॉरी, जो विधानसभा है, विधानसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो अपना ना बहुमत खो दिए हैं, ठीक है, और सरकार चला रहे हैं। तो उस केस में ऐसा है कि
राज्यपाल जो हैं वो सारे मिनिस्टर को, है ना, डिसमिस कर देंगे वो, कि नहीं हटाइए, आपके पास बहुमत नहीं है, हम खत्म करते हैं। ठीक है, सिंपल। जब बहुमत नहीं है, हम खत्म कर दिए, तो ठीक है, आप उसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे। ये इनका विवेकाधिकार है, किसका? राज्यपाल का। ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा आता है इनका। आप देखते हैं कि जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कुछ बिल पास किए थे। ठीक है, गवर्नर ने उसको अपनी अनुमति देने से मना कर दिए थे। ठीक है, और उसको रिजर्व रख लिए थे। यानी रिजर्वेशन रिजर्वेशन ऑफ ऑफ बिल। ठीक है, और ये हमारा किस में है? आर्टिकल 200 में हमारा मेंशन है। ठीक है, बता रहा हूं कैसे। आप आर्टिकल 200 में क्या है? राज्यपाल की शक्तियां हैं, और राज्यपाल की क्या शक्तियां, उसको आपको समझा रहा हूं। ओके, तो इसमें यह है कि आर्टिकल 200 में कि राज्यपाल जो है कोई भी बिल यदि हमारी विधानसभा पारित कर दी है तो उसको अपना अनुमति दें, या अनुमति उस पर रोक लें, या उसको रिटर्न कर दें, वापस कर दें विधानसभा को, या वो क्या कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट के लिए उसको आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, आइए आर्टिकल, अब बाद में आपको समझाऊंगा ढंग से, अभी आप ये समझिए कि इनका डिस्क्रिशनरी पावर क्या है। ओके, एक 3 हमारा हो गया कि रिजर्वेशन ऑफ बिल, यानी कि क्या है कि मान लीजिए, है ना, कि यदि कोई बिल, है ना, और विधानसभा ने पास किया, और वो विधानसभा जो बिल पास की है उसमें बताया गया है कि जो हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट की जो शक्तियां हैं उसको कम करना चाहिए। तो गवर्नर को लगेगा कि अरे यार, ये तो गलत है, ये तो हमारे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक है। तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे ऐसा है कि मैं इसको भेजता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दा है, इसको भेजता हूँ मैं प्रेसिडेंट के पास, तब वो रिजर्व कर लेंगे। ठीक है, तो रिजर्वेशन ऑफ बिल ये भी इनका गवर्नर का डिस्क्रेशनरी पावर है। ओके, ठीक है। फोर्थ आप देखिए, फोर्थ है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट रूल कब आता है? आर्टिकल 356 में। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद क्या है? पांचवा एक है कि स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, यानी कि जो हमारे गवर्नर हैं इनके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि मान लीजिए कि शेड्यूल एरिया हो गया। ठीक है, ट्राइबल एरिया होता है कि शेड्यूल एरिया हो गया। ठीक है, ट्राइबल एरिया का मतलब ये होता है कि जहां पे पूरी ट्राइब्स हैं तो वो ट्राइबल एरिया कंसीडर कर दिया जाएगा। और जनरल भूमि जहां पे कुछ छोटे से क्षेत्र में ट्राइब्स रहते हैं उसको शेड्यूल एरिया बोल दिया जाता है। तो उस जो शेड्यूल एरिया है और ट्राइबल एरिया है, तो वहां पे कैसे गवर्नमेंट रूल करेगी, ये सब डिसाइड कौन करेगा? हमारे गवर्नर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जो इनका विवेक विवेक पे काम करने की क्षमता है, शक्तियां जो हैं, वो कहाँ कहाँ है? पहला, सिलेक्शन ऑफ सीएम। ठीक है, यानी कौन सीएम बनेगा जब हमारी कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ रही है। दूसरा, यदि सरकार अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है, उसके पास उतने विधायक नहीं है जितने सरकार चले, तो उसको खत्म कर सकती है। रिजर्वेशन ऑफ बिल, यानी कि कुछ चीजें हैं तो प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व कर रख सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उसके लिए इनके पास अधिकार है। और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सब चीजें आपने आर्टिकल, अरे एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर में आपने देखा। ओके, ठीक। इसके बाद देखेंगे हम, है ना, कि आर्टिकल 164, आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 में क्या है? आर्टिकल 164 में है अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स, यानी कि जो मंत्रियों के बारे में क्या उपबंध है उनके बारे में बताया गया है। ओके, अदर प्रोविजन एज टू
मिनिस्टर। ठीक है, यानी कि मंत्रियों के बारे में उपबंध क्या है। देखिए, मंत्रियों के बारे में उपबंध ये है कि जैसे हमारे अपॉइंटमेंट होता है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट, ठीक है, ऑफ द मिनिस्टर, यानी कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल 1641 में है अपॉइंटमेंट। और ये किसका है, मान लीजिए सीएम का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, गवर्नर। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, गवर्नर। किसके रिकमेंडेशन पे, ये हमारे सीएम के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, और ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, ये कब तक हमारा पोस्ट संभालेंगे। जो भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल फिक्स नहीं है, वो जब तक वो प्लेजर ऑफ द, यानी कि आप समझेंगे ये चीजें, ये कब तक चलेंगे, ये होल्ड ऑफिस, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्लेजर ऑफ गवर्नर। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 164 में मेंशन है। इसी आर्टिकल में आप ये देखते हैं, क्योंकि मिनिस्टर की बात आ रही है, तो ये 19 ठीक है, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2003 में, ठीक है, इसमें यह आया था 2003 में कि जो भी हमारे मिनिस्टर्स बनेंगे वो टोटल 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ऑफ टोटल स्ट्रेंथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो क्या बनेंगे, मिनिस्टर हमारे बन सकते हैं। ठीक है, और इसमें यह है कि 12 से कम नहीं होने चाहिए मिनिस्टर्स। ठीक है, ओके, तो ये 164 में हमारे सब चीजें मेंशन है। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 165। ठीक है, आर्टिकल, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ये चीजें। आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 में है एडवोकेट, एडवोकेट जनरल, जनरल, ठीक है, ऑफ द स्टेट। ओके, जो हमारे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है वो हमारे 165 में है। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हाईएस्ट हमारे लॉ ऑफिसर होते हैं, गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और आपको बताया चीजें। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, 165 हो गया। 166 में कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी देख लीजिए, आर्टिकल 166, इसमें क्या है, आर्टिकल 166 में है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, यानी राज्य की सरकार को कार्य का संचालन, यानी कि गवर्नमेंट जो है कैसे कार्य करेगी, स्टेट सरकार, राज्य सरकार कैसे काम करेगी, है ना, वो सब चीजें आर्टिकल 166 में आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 166 में क्या मेंशन है, देखिए यहाँ पे क्या आता है, आर्टिकल 266। ठीक है, तो 266 क्या आता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है। ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 166 है, तो इसमें क्या होते हैं कि सरकार कैसे काम करेगी, ठीक है, उसका कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे हमारा 1661 में है, यानी कि जो भी कार्य होगा, एक्शन, एक्शन इन गवर्नर नेम, गवर्नर्स नेम, समझ में आ गया, यानी कि जो भी राज्य सरकार काम करेगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगी, उस पे गवर्नर का नाम रहेगा, तो वो किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 166(1) में। ठीक है, दूसरा
166 का क्या है कि जो भी हमारे गवर्नर काम कर चुके हैं, जो भी साइन कर चुके हैं, तो वो अपने आप में ऑथेंटिकेट है, यानी कि उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स, यानी कि जो भी ऑर्डर गवर्नर दे चुके हैं, निकाल चुके हैं, उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब एक और आर्टिकल बचता है, और वो हमारा आर्टिकल है क्या, 167। और ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 167 में क्या है, ड्यूटीज ड्यूटीज ऑफ सीएम टू इन्फॉर्म द गवर्नर। ओके, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का यह अधिकार है कि जो भी चीजें चल रही हैं सरकार में, वो जाके गवर्नर को यानी कि राज्यपाल को वो जाके बताएं। और वो हमारा किस आर्टिकल में है, 167 में। आप हमें बताइए कि किस आर्टिकल में ड्यूटीज ऑफ पीएम है टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट, यानी किस आर्टिकल में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि जाके राष्ट्रपति को बताएं। किस आर्टिकल में, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, ये चीजें तो आपका हो गया। ठीक है, एक है कि उत्तर प्रदेश का फर्स्ट हमारे गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी। ठीक है, तो हमारे कौन बने, इन यूपी कौन बनी, वो थी हमारी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, ये हमारी बनी थी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वुमेन, पहली वुमेन थी। ठीक है, टू बी nominated as the governor ठीक है, ऑफ एनी स्टेट। समझ में आ गया, यानी किसी भी राज्य में जितने भी हमारे गवर्नर बने, उनमें सबसे पहली महिला गवर्नर बनी, और वो बनी किसके लिए, यूपी के लिए पहली गवर्नर। ठीक है, ओके। अब जैसा कि मैं आपको बताया था कि आर्टिकल 200 और 201 आपको मैं बताऊंगा, तो आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 में क्या है, जिसमें आप देखे थे पहले कि रिजर्वेशन ऑफ बिल की बात हो रही थी प्रेसिडेंट के लिए, है ना। कहाँ पे देखे थे आप, ये देखिए, यहाँ पे आप देखे थे रिजर्वेशन ऑफ बिल आर्टिकल 200 के अंतर्गत। ठीक है, इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं आर्टिकल 200 है। ठीक है, इसमें क्या है, मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, असेंट, ठीक है, टू बिल। बिल यानी कि विधेयक, है ना। जो भी विधानसभा पारित करेगी विधेयक, तो उस पे हमारे गवर्नर का क्या रोल है, उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, ठीक है। एक तो इसमें जो एसेंट ये देते हैं, वो 4 तरीके से हमारा होता है। ठीक है, पहला क्या है, पहला तो ये है कि अपना एसेंट दे देंगे। ये एसेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारा विधेयक बन के आया है, जो भी हमारा बिल बन के आई है, यदि उस पे हम, ठीक है, उस पे यदि साइन कर देंगे, कौन, गवर्नर, तो वो हमारा क्या बनेगा, एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। एसेंट का मतलब होता है अनुमति देना हिंदी में। ठीक है, यानी कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर साइन कर देंगे, और जैसे ही साइन किए तो ये क्या बना, बिल हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एक्ट बन जाएगा। ठीक है, ओके।
दूसरा क्या है? दूसरा है विथहोल्ड। विथहोल्ड क्या? एसेंट। यदि अपनी अनुमति रोक लेते हैं, अनुमति रोकना, विथहोल्ड एसेंट मतलब अनुमति रोकना। यदि अपना अनुमति रोक लेते हैं यानी कि उस पे साइन वो नहीं करते हैं, तो बिल क्या हो जाएगा? वहां पे जो विधेयक पास हुआ है वो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो तीसरा है कि रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन यानी कि राज्यपाल क्या करेंगे कि यदि ऐसा कोई विधेयक पारित हुआ है, ठीक है, विधानसभा में, ठीक है, और प्रेसिडेंट उसको, सॉरी, गवर्नर उसको पढ़ेंगे और गवर्नर को लगता है कि नहीं इसमें कुछ फॉल्ट है, तो वो क्या करेंगे कि फिर सरकार को वापस कर देंगे, राज्य सरकार को, ठीक है, विधानसभा को भेज देंगे कि आप इस पे फिर से चिंतन कीजिए, फिर सोचिए और मुझे यहाँ पे गलती लग रही है, सुधारिए। ठीक है, वो साइन नहीं करेंगे। यदि रिटर्न हो गया, रिटर्न के बाद फिर हमारा विधानसभा उसको देखेगा और मान लीजिए उसमें सुधार किया या न किया, ठीक है, और फिर से सेम चीजें उठा के फिर दे दी गवर्नर को, तो उस केस में गवर्नर को उस पर साइन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जब रिकंसिडरेशन होगा और फिर से सेम चीजें वापस आ गई गवर्नर के पास, तो गवर्नर को तब वो साइन कर देंगे। ये तीन हो गया। चौथा है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि रिजर्व, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ओके, यानी कि प्रेसिडेंट के लिए ये रिजर्व रख लेंगे। और क्या क्यों रखेंगे? हर बिल को क्या रखेंगे? क्या रिजर्व? नहीं, जो भी चीजें मान लीजिए कि इनको लगता है कि जैसे हाई कोर्ट है ना, तो हाई कोर्ट किसके जुरिडिक्शन में आता है? ठीक है, प्रेसिडेंट के आता है। ओके, क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं और जो चीफ जस्टिस भी होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के, उन सबका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट महोदय। ठीक है, मान लीजिए राज्य सरकार क्या करती है कि अपने राज्य के अंदर जो हाई कोर्ट है उसकी शक्ति को कम करने की कोशिश करती है, उसके लिए एक बिल लेके आती है, वो बिल पास हो जाएगा तो हाई कोर्ट के पावर कम हो जाएंगे। ठीक है, यदि ऐसा लेके आती है तो वो बिल जब तक साइन नहीं होगा तब तक एक्ट बनेगा नहीं, यानी तब तक लागू होगा नहीं, अधिनियम नहीं बनेगा। तो वो जाएगा किसके लिए? गवर्नर के पास। गवर्नर महोदय साइन कीजिए। गवर्नर देखेंगे और कहेंगे, सोचेंगे, यदि उनको लगता है कि अरे यार ये तो हाई कोर्ट का मामला है, ये तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी की मामला है, तो इसमें तो प्रेसिडेंट का हमको सुझाव लेना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटेबल ये प्रेसिडेंट के प्रति भी तो है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि ये रिजर्व रख लेंगे प्रेसिडेंट के लिए, है ना। अब देखिए, ये जो रिजर्व रखे हैं प्रेसिडेंट के लिए, अब यहां से ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? अब ये गया प्रेसिडेंट के पास। अब जब प्रेसिडेंट के पास गया, ठीक है, तो अब ये जाएगा आर्टिकल आर्टिकल 201। अभी तक आप देख रहे थे आर्टिकल 200, अब देखेंगे 201, यही जो सिर्फ ये रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट का इसी के लिए है ना। यानी कि बिल, आप सकते हैं बिल रिजर्व रिजर्व्ड फॉर रिकंसिडरेशन। ओके, ठीक। अब यहाँ पे आर्टिकल 201 में इस तरीके से मेंशन है, प्रेसिडेंट के पास तीन तरीके के ऑप्शन है। पहला, सेम चीजें, या तो अपना एसेंट दे दें जिसको गवर्नर ने रिजर्व रखा है और वो प्रेसिडेंट को भेजा है। ठीक है, तो या तो प्रेसिडेंट उस पे जो विधानसभा का जो बिल है उस पे वो साइन दे दें, साइन कर दें। ठीक है, तब तो वो एक्ट पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा। नहीं तो विथहोल्ड कर लें, विथहोल्ड एसेंट, यानी कि अपनी अनुमति नहीं दें। और जब अनुमति नहीं देंगे आप,
तो प्रेसिडेंट के पास भी, अरे गवर्नर के पास भी अनुमति नहीं जाएगी, यानी कि वो बिल जो है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ओके। या तीसरा है रिटर्न रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। TI है, ठीक है। यानी कि ऊपर का जो तीन है, एसेंट, विथहोल्ड एसेंट और रिटर्न, ये तीनों के तीनों यहीं पे हैं। बस ये रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट जो है, तो अब प्रेसिडेंट किसके लिए रिजर्व रखेंगे? किसी के लिए नहीं, तो वही चौथा पॉइंट इनमें नहीं है, इसलिए यहाँ पे बस तीन है। एक यहाँ पे ट्विस्ट है, एसेंट इज दे दिए, ठीक है, तब तो हमारा एक्ट बन जाएगा। ओके। यदि एसेंट नहीं दिए तो हमारा बिल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यदि रिकंसिडरेशन के लिए, रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन, यदि पूर्ण विचार के लिए ये भेजे हैं, तो किसको भेजेंगे? ये गवर्नर को। गवर्नर के थ्रू, गवर्नर पे किसको भेजेंगे? हमारे विधानसभा। अब देखिए, जो कि आप पहले आप देखे थे इसमें कि रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन में यदि राज्यपाल रिटर्न करते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, किसको? विधानसभा को। तो विधानसभा फिर यदि सेम चीजें भेज देता है, तो आपको बताया मैं कि गवर्नर को साइन करना पड़ेगा। लेकिन यदि प्रेसिडेंट भेजे हैं रिकंसिडरेशन के लिए विधानसभा में राज्यपाल के थ्रू, ठीक है, और इसको, ठीक है, और इसको फिर से सेम भेज दिया गया गवर्नर के माध्यम से प्रेसिडेंट के पास, सेम चीजें, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, वहां पे बाउंडेड नहीं है, यानी कि उनको मतलब बंधे हुए नहीं है कि उस पर साइन करें कि नहीं करें, बाध्य नहीं है। प्रेसिडेंट चाहेंगे तो आप रिकंसिडरेशन पे साइन करें, नहीं चाहेंगे तो साइन नहीं करेंगे। यही बस एक डिफरेंस है रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन में। तो जो रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन में हम देखते हैं कि जो रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन है स्टेट का, तो उसमें जब आएगा फिर से रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन के लिए, तो आपको साइन करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने बिल रिजर्व रख लिया है गवर्नर के थ्रू और गया प्रेसिडेंट के लिए, और फिर प्रेसिडेंट भेजे हैं रिकंसिडरेशन के लिए, और फिर विधानसभा जो है रिकंसिडरेशन के लिए सेम चीजें भेज देती है, तो ये प्रेसिडेंट का है कि उस पे साइन करें या ना करें, यानी कि प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है, ठीक है। यानी कि इस पे लिख दूं, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड, ठीक है। यदि रिकंसिडरेशन होके आया तो प्रेसिडेंट इसमें बाउंड नहीं है। और यहीं से क्वेश्चन, आई होप थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कभी ना कभी तो यहाँ से बनेगा ही कि क्या अंतर है रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन में गवर्नर का और प्रेसिडेंट का, ठीक है। कब? जब स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट बनता है तब। समझ में आ गया? ठीक है, ये चीजें ओके। अब देखिए, ये चीज तो जो आपका प्री एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं वनडे एग्जाम में, ये सब चीजें आपको गवर्नर को लेके एक एक करके मैं समझाया हूं। अब देखते हैं मेंस में कि 250 वर्ड्स में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कैसे आप इसको टैकल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑक्युपाइज अ ड्यूअल कैपेसिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बढ़िया। डिस्कस हिज पावर, ठीक है, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हिज डिस्क्रिशनरी रोल एट द स्टेट लेवल, ठीक है, ओके। यानी क्या पूछा? सबसे पहले जिस आपको बताया हूं कि ऐसे क्वेश्चनों का, यानी कि भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, उनकी शक्तियों और राज्य स्तर पर उनकी विवेकाधीन भूमिकाओं के महत्व पे चर्चा कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। आपको बताया हूं कि जब आप आंसर लिखेंगे इसका, तो आपको इंट्रो लिखना पड़ता है सबसे पहले, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रो में क्या लिखेंगे कि खासकर पॉलिटी के सेगमेंट में यदि गवर्नर दे दिया, तो आप देखेंगे कि गवर्नर किस आर्टिकल में मेंशन है, ओके, किस पार्ट में मेंशन है, और कोई भी फिलोसफर या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्या बोला है उसको आप कोट करेंगे, तो वो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर बॉडी पार्ट में क्या है, मैंने आपको बताया कि बॉडी पार्ट में जो पूछा है उसके बारे में आप एलोबरेट कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में आप कंक्लूजन
लिखेंगे ऐसा जिससे पॉजिटिव इंडिकेशन जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि बताया इंट्रोडक्शन में क्या है कि द गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, आपको पता है। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 153 से 167 तक मेंशन है। ओके, वेरी गुड। ये मॉडल ऑन द कैनेडियन सिस्टम, और ये जो चीजें लिया गया है, जो गवर्नर का सिस्टम लिया गया है कि एक गवर्नर होंगे, वो कहाँ से लिया गया है? तो जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से ये चीजें ली गई हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कनाडा से लिया गया है। द ऑफिस सर्व एज ए डुअल पर्पस, दो तरीके से ये काम करती है। कौन से? एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, पहला। एंड दूसरा क्या करता है? ये एक लिंक स्टेबलाइज करता है बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट हो गया, और दूसरा क्या करता है कि स्टेबलाइज द लिंक बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है। ठीक है, गवर्नर कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसके लिए है? किसके द्वारा अपॉइंटेड है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की। तो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं, है ना, वो बीजेपी पार्टी से एसोसिएटेड होंगे, ऑब्वियसली होंगे। और फिर जो गवर्नर अपॉइंट करेंगे तो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। किसके रिकमेंडेशन पे? पीएम के रिकमेंडेशन पे। तो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट में रहेंगे जो आएंगे हमारे गवर्नर, बिल्कुल रहेंगे, जो कि उनको नहीं रहना चाहिए बट रहते हैं। ओके, और दूसरे राज्य में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। तो अब एक चीज बताइए, सरकार दूसरी मतलब कांग्रेस कुछ और करना चाहती है राज्य में, और बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और करना चाहती है, कराना चाहती है राज्य को, मान लीजिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लेके। ओके, तो ये क्या करते हैं राज्यपाल? वो एक लिंक स्टेबलाइज करते हैं बिटवीन स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट का, कि ठीक है इस तरीके से काम कीजिए तो दोनों काम निकल जाएगा। ठीक है, ओके, आप समझ गए होंगे। अब पूछा गया कि पावर ऑफ द गवर्नर, तो जिस प्रकार से पावर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, आप समझिए, एग्जीक्यूटिव पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर होता है, ठीक है, पार्डनिंग पावर होता है, जुडिशियली, ठीक है, और फाइनेंशियली, तो आप समझिए। तो पावर ऑफ द गवर्नर क्या? एक हमारा एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है कि ऑल स्टेट एक्शन आर टेकन इन हिज नेम, आपको पता है कि जो भी एक्शन लिया जाएगा वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के नाम पे ही लिया जाएगा स्टेट में, और जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाएगा वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाएगा नेशनल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, ओके, तो जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव है वो हमारे किसके नाम पे होगा? गवर्नर के नाम पे। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव में क्या करते हैं? यही अपॉइंट करते हैं किसको? सीएम को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, एडवोकेट जनरल को, और जो हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके मेंबर को, यही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद देखिए इनका लेजिस्लेटिव क्या होती है, विधायी शक्ति क्या होती है? विधायी शक्ति ये होती है कि जिस प्रकार से प्रेसिडेंट जो है ना, ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, समन बुलाते हैं, बजट सेशन बुला देते हैं, विंटर सेशन, ठीक है, मानसून सेशन, तो उसी प्रकार ये भी क्या करते हैं कि समन करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं द लेजिस्लेचर एंड कैन इशू ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 213। जिस प्रकार से आर्टिकल आर्टिकल 123 के माध्यम से जब इमरजेंसी कुछ लगी रहती है, यानी कि उस समय पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा होता है, जब छुट्टी पर रहता है पार्लियामेंट किसी भी कारणवश, तो हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं और काम करते हैं। जैसे कोविड के समय में हमारे प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस जारी किया था, तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत। उसी प्रकार 213 में हमारा क्या होते हैं? राज्यपाल जो होते हैं वो हमारे ऑर्डिनेंस शुरू करते हैं। कब? जब हमारा असेंबली इज नॉट इन सेशन। तो ये हमारे इनके पास विधायिका पावर भी आ गई है। ठीक है, ओके। तीसरा इनके पास है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल बात यह है कि नो मनी बिल, यानी कि आप देखिए 110 में देखते हैं कि नो मनी यानी मनी बिल, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल नहीं देंगे तो आप उसको लोकसभा में नहीं दे सकते।
उसी प्रकार कोई भी मनी बिल है कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट हिज प्रियर रिकमेंडेशन। जब तक ये रिकमेंडेशन नहीं देंगे तब तक कोई भी मनी बिल इनकी विधानसभा में पारित नहीं होगी। तो यानी कि फाइनेंशियल भी हो गया, वेरी गुड। उसके बाद देखिए जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब ये है कि ही हैज पावर टू ग्रांट पार्डन और रिमिट सेंटेंस, आर्टिकल 161। ठीक है, इसमें जो हमारा एक्सक्लूडिंग डेथ सेंटेंस यानी कि किसी को मृत्यु दंड मिला है उसको छोड़ के, और जो भी हमारा कोर्ट मार्शल है आर्मी से रिलेटेड जो भी हमारे हैं उसको छोड़ के ये सभी चीजों पे कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 161 में मेंशन है। किसको छोड़ के? डेथ पेनाल्टीज, मृत्यु दंड और हमारे कोर्ट मार्शल को छोड़ के। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पावर ऑफ गवर्नर क्या है। तो जो पावर ऑफ गवर्नर है चार तरीके से देख लिए आप। एक तो हमारा कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, दूसरा हमारा विधायिका लेजिस्लेटिव, तीसरा हमारा फाइनेंशियली देखे हैं, और चौथा हमारा जुडिशियल। इसको आप सही से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब आएगा इनका कि डिस्क्रेशनरी पावर क्या है इनका, यानी कि इनका विवेकाधीन जो शक्ति है वो क्या है। ओके, तो आपको क्या है कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिलेक्शन ऑफ द सीएम, डिसमिसल ऑफ द मिनिस्ट्री, रिजर्वेशन ऑफ बिल, प्रेसिडेंट रूल्स और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, आप उसको भी लिख सकते हैं, तो फिर यहाँ पे मेंशन है रिजर्वेशन ऑफ बिल, सिचुएशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, व्हेन सीएम नो पार्टी। ठीक है, तो आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, ये जो कि आपको पहले भी अच्छे से बताया हूं मैं, आप उसको लिख देंगे। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है इनका? सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दिस पावर इंश्योर द प्रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल यूनिटी। ठीक है, यानी कि संविधान को कैसे प्रिजर्व करना है उस पर इनका बहुत बड़ा रोल है, और साथ ही जो हमारा राष्ट्रीय एकता है उसको बनाने में भी। ओके, हाउएवर, हालांकि they are often criticized as tool for the central interference, as seen in various Supreme Court cases like SR Bomai and Nawam Rabia Itna, which emphasize that discretion must not be arbitrary। देखिए, हम कह रहे हैं कि एसआर बोमाई केस में भी हम देखते हैं, नवम रेबिया केस में भी हम देखते हैं। ठीक है, कि जो हमारे गवर्नर हैं जो एक्शन लेते हैं उस पर सेंट्रल इंटरफेरेंस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो जब सेंट्रल इंटरफेरेंस ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो इनका जो डिस्क्रिशन है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह काम करता है और आर्बिट्रेरी हो जाती है चीजें। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में सिंपल है कि द गवर्नर ऑफिस इज linchpin of the Indian federalism. While the role is largely ceremonial, the discretionary power make the governor as a safety valve to protect the constitutional fabric at the state level। कुछ नहीं है, आप ये समझिए कि बस सेफ्टी वॉल्व का यूज कीजिएगा कि जो हमारे गवर्नर है वो सेफ्टी वॉल्व की तरह होते हैं। वो क्या करने के लिए कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक है उसको मेंटेन करने के लिए स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो आप देखिए कि जितने इनके बॉडी पार्ट्स हैं, है ना। कंक्लूजन, चलिए कंक्लूजन अपने आप सबका डिस्क्रेशन, सबका डिस्क्रेशनरी पावर है। कंक्लूजन आप कैसे लिखते हैं मैं बस आइडिया बता सकता हूँ, लेकिन जो आपका बॉडी पार्ट है और जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, ठीक है, बॉडी पार्ट और इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें क्या है कि आपको एक एक चीजें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद मॉडल आंसर के रूप में भी बताया मैं, है ना। सब्जेक्टिव में कैसे आप लिखेंगे और दूसरा प्री में कैसे तैयार करेंगे वो सब चीजें आपको बताया हूँ। ठीक है, ओके। जैसे प्री में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपने क्या क्या देखा। ठीक है, आपने आर्टिकल 201 देखा कि जिसमें आर्टिकल 200 के अंतर्गत यदि कोई रिकंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखते हैं गवर्नर साहब प्रेसिडेंट के लिए, तो 201 में मेंशन है कि उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखते हैं कि प्रेसिडेंट हमारे बाउंड नहीं है। 200 में देखते हैं कि हम क्या है कि कोई बिल पास हुआ, विधेयक पास हुआ, तो उस पे एसेंट अपना साइन करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तब क्या होगा, रिटर्न करेंगे तो फिर क्या होगा, इस सब के बारे में देखा आपने। फिर आर्टिकल 167, 166, 165, 164, ये सब चीजें आपने देखा है। उसके बाद फिर मैं आपको जो हमारा डिस्क्रिशनरी जो हमारा पावर ऑफ गवर्नर है इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, उसको भी आप देखें। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 161 के तहत जो हमारे पार्डनिंग पावर है इनके पास, जो 5 टाइप ऑफ मर्सी है
उसके बारे में आपको एक एक करके मैं समझाया हूँ। इसमें बस आप याद रखिएगा कि जो डेथ सेंटेंस है, ठीक है, डेथ सेंटेंस है, उस पे ये एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है, यानी कि उस पे ये एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे मार्शल लॉ है उस पे ये मार्शल कोर्ट पे भी एक्शन नहीं लेते हैं। मार्शल लॉ और जो हमारे डेथ पेनाल्टीज है उस पे सिर्फ प्रेसिडेंट एक्शन लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप, ओके, सुधार लीजिएगा। 160 में आप देखे हैं कि मान लीजिए कि कोई भी आकस्मिक घटनाएं हो जाती हैं हमारे गवर्नर के साथ, ठीक है, तो प्रेसिडेंट महोदय क्या एक ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, ऑर्डर देते हैं, और ऑर्डर देके कहते हैं कि जो किसी भी राज्य के गवर्नर हैं वो उस राज्य के गवर्नर का रोल प्ले कर सकते हैं जहाँ के गवर्नर बीमार हैं या कुछ चीजें उनके साथ है। क्यों? क्योंकि बीमार के कारण छुट्टियां जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है क्लियरली, ठीक है। उसके बाद 159 देखते हैं, यानी कि इसमें ओथ होता है, ठीक है। ओथ कौन दिलाते हैं? यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टेड, ठीक है, स्टेट, ओके। फिर हमारा 168 में देखेंगे कंडीशन हमारा वर्क क्या है, क्या क्या कंडीशन है काम करने का, ठीक है, यानी कि जब गवर्नर बनने के बाद, ठीक है, किस तरीके से आप काम करेंगे, है ना। तो उसके बारे में हम देखे हैं, क्वालिफिकेशन भी हम देखे हैं, टर्म ऑफ ऑफिस में हम 3 तरीके से देखे हैं कि एक तो ये कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहें तब तक आप गवर्नर बने रहेंगे, ठीक है। जब प्रेसिडेंट चाहें तब आप हट जाएंगे, और प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमें क्यों हटाया गया, ठीक है। 156(2) में देखते हैं कि आप प्रेसिडेंट को रिजाइन देंगे, और 156(3) में देखेंगे कि 5 साल का जनरल इनका टर्म्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 155 में देखेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर हमारे कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, और वो भी हमारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। 154 में देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव पावर क्या है स्टेट का, है ना। जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है। 153 में हम देखेंगे, है ना, कि गवर्नर ऑफ स्टेट है, यानी कि अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट होना चाहिए। लेकिन 1956 में हम देखते हैं कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और उसमें ये कहा जाता है कि एक गवर्नर 2 या 2 से अधिक स्टेट के गवर्नर बन सकते हैं। जैसे कि हम राधा स्वामी जी के बारे में हमने, राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन के बारे में हमने देखा कि वो झारखंड के राज्यपाल थे, लेकिन साथ ही साथ उनको एडिशनल चार्ज मिला था तेलंगाना का, और पुडुचेरी का, तेलंगाना एक स्टेट है और पुडुचेरी हमारा एक यूटी है, ठीक है, ओके। इसके बाद हमने गवर्नर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऐसे लिया था, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको प्री का फैक्ट और मेंस में कैसे आंसर लिखते हैं 250 वर्ड्स में, आपको यहाँ तक बताया गया है। तो आज की वीडियो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही पॉलिटी के, कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट को आसान भाषा में समझने के लिए, है ना, बाइलिंगुअल समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।